लगातार 3 बार बनने वाली सरकार, कहने को तो यह है कि ये दूसरे नेता हैं जो इनके नेतृत्व में लगातार सरकार बनी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मैं कहता हूं ये पहली बार हुआ है। दूसरी बार और पहली बार का अगर थोड़ा सा अंतर समझना हो तो पहले नेहरू जी 1952 में मुख्य प्रधानमंत्री बने, फिर 57 में बने, फिर 62 में बने। 3 बार वो भी लगातार प्रधानमंत्री चुनाव के द्वारा बने। लेकिन उस समय ये कहा जा सकता है कि कोई पैरेलल कंपटीशन में कोई दूसरा नेता इस प्रकार का था ही नहीं कि जिस मुकाबले में किसी को कंपटीशन में आगे बढ़ना था। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को सरकार मिली बाय वर्च्यू ऑफ द रोल ऑफ द कांग्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उस नाते से वो सरकार लगातार चलती गई, नोबडी वाज इन कंपटीशन। लेकिन अब लगातार 2014 से 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 19 में बने और 24 में तीसरी बार बने। एक देश के जागरूक जनता ने कंपटीशन में दोनों तरफ, एक इधर पार्टी है ग्रुप है, एक इधर ग्रुप है, एनडीए है, यूपीए है, तो उसमें से अपनी बुद्धि से सिलेक्ट करके और मोदी जी को आगे लाए। तो मैं समझता हूं कि देश के इतिहास का एक पहला इस प्रकार का उदाहरण है कि लगातार तीसरी बार मोदी जी और एनडीए की सरकार को लेकर के आए। और एक विचित्र बात इस बार ध्यान में आई कि पहला ये लोकतंत्र का चुनाव है जिसमें सत्ता पक्ष जीता है। स्वाभाविक है क्योंकि मेजोरिटी से आए हैं। विपक्ष कहता हम भी जीते हैं, यानी सत्ता पक्ष भी जीता विपक्ष भी जीता, दोनों कैसे जीत सकते हैं? विपक्ष की जीत का व्याख्या उन्होंने क्या दी? 14 और 19 में उनको कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो मान्यता प्राप्त विपक्ष भी कहला पाए। मान्यता प्राप्त विपक्ष के लिए कम से कम 55 सीटें चाहिए। बोथ द टाइम्स वो 55 से नीचे थी। पहली बार वो 99 पर पहुंचे और 99 पहुंचने के बाद उन्होंने एक जैसा एक बच्चा स्कूल से घर आता है, माता पिता को कहता है कि माता जी पिताजी मेरे मार्क्स 99 आए हैं। तो माता जी पिताजी बड़े खुश हुए, वाह 99, व्हाट ए वंडरफुल थिंग ही हैज डन। लेकिन वो अध्यापक साथ में थे, वो कह लगे 99 कितने में से आए हैं? कि 542 में से आए हैं, 100 में से नहीं आए। तो मित्रों ये एक सिलसिला चलता रहा और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 का जो टारगेट रखा है, 25 साल का ये अमृतकाल, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जनता की भी, प्रशासन की भी, नेताओं की भी, सबकी, यानी अक्रॉस कंट्री पैन इंडिया एक अभियान चलाया। क्या पहले तो स्वयं कल्पना की होगी कि 2047 100 वर्ष देश के आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, ये देश विकसित यानी भारत विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहिए। अभी 37 देश विकसित देश कहलाते हैं, हमारा देश विकसित देश नहीं कहलाता, विकासशील है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। हम कैसे, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, आ सकते हैं क्या? फिर वही बात अपने ब्यूरोक्रेसी को समझाई, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। फिर वही बात पॉलिटिकली सब लोगों को समझाई और एक देश भर में यात्रा निकाल करके विकसित भारत यात्रा के माध्यम से 100 दिन का कैंपेन चलाया, जनता को बताया कि विकसित भारत क्या होता है, हमको विकसित भारत में आम जनता का क्या रोल होना चाहिए। उसमें हमारे मीडिया की भी भूमिका है, हमारे अन्य एजेंसीज की भूमिका है, सब ने उस काम को किया। आज देश का हर नागरिक सोचता है कि हाँ 2047 का टारगेट हमको पूरा करना चाहिए। एक कंपटीशन है, दुनिया में हम पहुँचे कहना के। थोड़ा ये बात ठीक है कि जिस जुबिलियंट वे में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आना चाहिए था, शायद वो नहीं आया। थोड़ा मर्मरिंग हो गई थी शुरू, संयोग से ये हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव आ गया। विद इन 3 मंथ्स सब लोगों की आंखें लगी हुई थी, टिकी हुई थी और प्राय लोग मान बैठे थे कि हरियाणा नहीं आएगा। अब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ लोगों की सेवा करने का, यानी 9.5 साल मैंने लोगों की सेवा एज चीफ मिनिस्टर हरियाणा की है। और शुरू में ही 9.5 वर्ष पहले जब मैंने 2014 में सत्ता संभाली थी तो कुछ लक्ष्य सामने रखा था। विकास है, सब करेंगे, कोई 2 सड़कें कम बनाएगा, कोई ज़्यादा बनाएगा, कोई 2 अस्पताल कम बनाएगा, कोई ज़्यादा बनाएगा, लेकिन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों में कुछ जो इनसिक्योरिटी है उसको दूर करना, लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी का जो भाव है कि भी ये सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी,
मैं और मेरा परिवार, मेरा घर यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। हरियाणा की जनता को परिवार मान करके काम किया और बहुत से रिफॉर्म्स किए। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन कहा गया है कि राष्ट्र देता है हमें सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इसलिए इस ध्येय वाक्य से आज के इस सम्मेलन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आखिर देश का हर नागरिक, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, जिस दिन मन में राष्ट्र बसेगा उस दिन राष्ट्र तो आगे बढ़ेगा, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आज रिपब्लिक नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क और साथ ही जो एडिटर इन चीफ अपने श्री अर्नब गोस्वामी जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में, हालांकि मेरे पास समय आज बहुत कम है, फिर भी मैं अपने मन के इस लालच को छोड़ नहीं सका। जब उन्होंने कहा कि चाहे 5 मिनट के लिए आइए, मैंने कहा इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म जहां देश और दुनिया के लोग आज के इस विषय को सुन रहे होंगे, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो आज इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं। अब चूँकि ये समय पिछले अगर 5-6 महीने का पूरा हिसाब देखें हम, तो देश में एक लोकतंत्र का एक उत्सव ये चल रहा है। हमारे संविधान ने हर 5 वर्ष में ये अवसर, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे अथवा लोकल बॉडीज़ में हो, एक अवसर मिलता है लोगों को अपने जीवन को सुचारू चलाने के लिए, अपना एक निर्णय करने के लिए। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये लोकतंत्र का एक थीम है और उसमें भूमिका बहुत लोगों की होती है। जैसा कहा गया कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाने, यानी मोटे तौर पर माने जाते हैं। जो संविधान बोलता है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेकिन अब लेटेस्ट अगर हम कहें तो 4th पिलर, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बिना भी लोकतंत्र चल नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया के माध्यम से जन जागरण ये बहुत आवश्यक है। लोगों की याद बहुत छोटी होती है। 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, कुछ लोग तो याद रखते हैं, लेकिन हमारा मीडिया ही लोगों को एक स्मरण कराता रहता है कि हमारे स्वतंत्र भारत में हम क्या थे, क्या हैं, क्या होना चाहिए। इस प्रकार के सारे विषय जब जनता के सामने जाते हैं तो फिर जनता निष्पक्ष रूप से अपना चुनाव में कौन आना चाहिए, किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, कौन सरकार बननी चाहिए, कौन लीडर हमारे हित में है, कौन पार्टी हमारे हित में, उस नाते से आगे बढ़ते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये अपना मीडिया का एक हिस्सा, जिसका हमारे जो मीडिया नेटवर्क ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, और रिपब्लिक मीडिया के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत से मीडिया के जो हाउसेज हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के दिखते हैं। कोई किसी उद्योगपति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर चलता है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के बारे में विश्वास से एक बात कह सकता हूँ, निष्पक्षता की पराकाष्ठा रखने वाला ये अपना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। जो सही है वही रखना, और मीडिया का अर्थ भी यही है। तो मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आपको सबको, मीडिया से जुड़े लोग हों चाहे अन्य हों, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक इस लोकसभा के चुनाव का विषय है, हमने देखा कि 2024 का ये चुनाव एक बहुत ही अद्भुत राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।